अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट और फोरम है विलिंग वेज का। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी और हमारे CEO विलिंग वेज डॉक्टर सदाकत अली, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। इसके अलावा हमारे साथ मिस शुमाइला बतूल है, अगर हम उधर से शुरू करें, हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उनके साथ मिस मनहल खान तशरीफ़ रखती हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उधर हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस रमशा खान हैं, बल्कि जो है मिस रमशा ने मुझे बताया था कि मेरा करेक्ट जो है तारुफ वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सो आई स्टैंड करेक्टेड। और इधर मिस महानूर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, क्योंकि विलिंग वेज का और सदाकत क्लिनिक का भी मेन स्टे ट्रीटमेंट जो है वो है एडिक्शन का इलाज, और एडिक्शन में भी सब्सटेंस एब्यूज़ का इलाज। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नशे के मर्ज़ में ये जो दमादम मस्त कलंदर होता है और ये जो बहुत गड़बड़ घोटाला होता है, इसके पीछे मरीज़ का हाथ होता है, उसकी फैमिली का हाथ होता है, या मुआशरे का हाथ होता है? देखिए, इसके पीछे इस बीमारी का हाथ होता है। ये जो नशे की बीमारी है, ये दुनिया की वाहिद अनोखी बीमारी है जिसे लेबल किया जाता है एज कनिंग एंड बैफलिंग, जैसे चालाक और मकार बीमारी है। वैसे तो दूसरी बीमारियां भी बाज़-औक़ात अपने आप को परपिचुएट कर रही होती हैं और वो तसलसल चाहती हैं, वो ख़त्म नहीं होना चाहती। इलाज के बावजूद बीमारी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है और इलाज शिफा की तरफ लेके जा रहा होता है। लेकिन नशे की बीमारी में यूँ लगता है कि जैसे हमारे अंदर ही कोई इंसान है जो इलाज को सैबोटेज कर रहा होता है। यानी हम चाह भी रहे हों कि हम नशे से निजात पाएँ, तो वो हमारे अंदर ही एक आस्तीन का सांप कह सकते हैं उसको, कि जो जैसे हम वज़न कम करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ही कोई है जो कह रहा होता है पराठे खाओ। अच्छा, हमारी जितनी भी बुरी आदतें होती हैं जिनको एडिक्शंस कहा जाता है या इल्लतें कहा जाता है उर्दू में, वो हमारी बड़ी मुश्किलात पेश करती हैं। और हम कितना भी दावे करें, कितने भी इरादे ज़ाहिर करें, तो कितनी भी विल पावर का मुजाहरा करें, तो फिर आगे चल के कहीं ना कहीं हमें बहुत मुश्किलात होती हैं। और किसी दिन अचानक हमें लगता है कि विल पावर छुट्टियों पे चली गई है, क्योंकि विल पावर कम या ज़्यादा होती रहती है। अगरचे हम चाहें तो इसको कॉन्शियसली बढ़ाए रखें, और ये बैंक अकाउंट की तरह है, अगर आप चाहें तो अपनी विल पावर को बिल्ड अप कर सकते हैं। ये भी एक स्किल है। इस हवाले से देखा जाए तो ये जो चालाक और अय्यार बीमारी है, ये अंदर से कोई बोलता है जो मजबूर करता है कि इस काम को जारी रखा जाए। अब यूँ समझें कि कोई इंसान है जो ऐसे माहौल में उठता बैठता है जहाँ नशे का काम होता है, जहाँ लोग नशा कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, और उन्हें पता नहीं होता कि ये उनकी हरकत आगे जाके उनके लिए एक बीमारी का पहलू बन जाएगी। और लोग एक दूसरे को भी सलाह दे रहे होते हैं कि तुम भी करो। और जो लोग फिर नशे के तजर्बात करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये तजर्बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और वो इस चीज़ को वतीरा बना लेते हैं। वो रोज़ाना ये शुगल करना चाहते हैं हीले बहाने, वो वीकेंड पे करना चाहते हैं, वो शादी ब्याह की तकरीबात में ऐसा करना चाहते हैं, वो न्यू ईयर पे करना चाहते हैं, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और कुछ नहीं तो हाउस वार्मिंग पार्टी कर लेंगे, और कुछ नहीं तो दोस्त अहबाब आपस में मिले हैं, कोई बाहर से दोस्त आया तो उस मौके को नशे का मौका बनाएंगे। ऐसे में लोग नुकसान उठाते हैं जो उनकी ज़िंदगी को कुछ मुश्किलात का शिकार करता है। जैसे कि जो नेसेसरी वरी है, जो ज़रूरी फ़िक्र है या तरद्दुद है, जैसे तालीम के बारे में, इम्तिहान के बारे में, या अपनी कारोबारी लाइबिलिटीज़ के बारे में, तो वो जो ज़रूरी फ़िक्र है वो ख़त्म हो जाता है और अक्सर डिफ़ॉल्ट में जाते हैं ये लोग।
और कुछ ना कुछ उनको इससे नुकसान पहुंचता है। जैसे अगर कोई तालिब इल्म है तो उसके ग्रेड्स कुछ नीचे आएंगे। फिर इनमें से कुछ लोग होते हैं, कोई 10-15% लोग, जिनको नशे की बीमारी हो जाती है। नशा करना एक अलग चीज़ है, नशे की बीमारी एक बिल्कुल अलग सूरत हाल है। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई मिठाई खाता है तो उसकी सेहत को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है और वो मिठाई खाता है तो फिर बहुत पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है। तो इसी तरह लोग नशा करते हैं तो कुछ नुकसान होता है, लेकिन जब एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की बीमारी हो जाती है और फिर भी वो नशा करते हैं तो उससे फिर बहुत तबाही मचती है। उससे जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात के पहलू से या कामकाज के हवाले से बहुत नुकसानात का सामना, बहुत तबाही का सामना करना पड़ता है। इसको नशे की फिर बीमारी कहते हैं। ये यूँ है जैसे कि उनका जिस्म जिस्मानी तौर पर नशे से निबाह नहीं कर सकता और वो फिर भी नशा करते हैं। अब उनकी सूरत हाल ये होती है कि उनका दिल चाहता है नशा करने को, यानी उनका जहन नशा मांगता है, क्रेविंग होती है, और उनका जिस्म नशे के ख़िलाफ़ चलता है और नशे को बेअसर करता है। और ये प्रोसेस जब तेज़ी से होता है तो कुछ जहरीले मादे भी पैदा होते हैं जिससे कि कोफ्त होती है, और नशे करने वाले को जब भी कोफ्त होगी तो वो क्या करेगा? नशा, वो और नशा करेगा। सो एक विशियस सर्कल सा बन जाता है। नशे की बीमारी में प्यास बुझती नहीं है चाहे जितना भी नशा करो, और कई साल ये फिर छुपा के भी वो रखते हैं अपनी फैमिली मेम्बर से, क्योंकि फैमिली मेम्बर तो इस बात पे बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं कि उनका कोई प्यारा नशा करे, तो वो कई साल तक कामयाबी से छुपाए रखते हैं अपनी फैमिली से, और उसके लिए उनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, बहानेबाजी करनी पड़ती है। ग्रेड नीचे आ रहे होते हैं तो उसकी जवाबदेही होती है। अगर कोई काम काज सही तरीके से नहीं होता तो फिर उसके बारे में भी पूछ होती है, और ताल्लुकात ख़राब होना शुरू होते हैं, कमिटमेंट्स टूट जाती हैं, वादे पूरे नहीं कर सकते, और अभी फैमिली को पता नहीं है कि वो नशे के मर्ज़ में मुब्तला है, क्योंकि वो उसे बड़ी कामयाबी से छुपा के रखते हैं। सर, ये आप क्या कहते हैं कि आग बुझ भी जाए तो चिंगारी जो है वो रहती है, या माचिस जो है वो जलती रहती है? वो ये है कि तीली बुझ भी जाए तो चूल्हा जलता रहता है। अच्छा। आप यूँ समझें कि जब कोई नशा करता है तो अगर नशे की बीमारी आ जाती है तो फिर उसको नशे के लिए वजह नहीं चाहिए। चूल्हे को जलने के लिए एक दिया सलाई की ज़रूरत होती है, लेकिन जब चूल्हा जलने लगता है तो फिर हर रोज़ दिया सलाई की ज़रूरत नहीं होती, चूल्हा बजाते खुद जलता रहता है। जो मरीज़ समहाउ अपने आप को या फैमिली के लिए जवाब पेश कर रहा होता है कि मेरी स्ट्रेस है, मैं, आप लोग टेंशन देते हैं। वो जो पूछते हैं ना कि भी तुम नशा क्यों करते हो, तो कोई बंदा उसकी वजह बताता है, तो ये है वो तीली के जी मुझे फ़लाँ दुख लगा हुआ है, या मुझे फ़लाँ परेशानी है, या मुझे डिप्रेशन होती है। तो ये एक बुनियादी तीली है जो बाज़ औक़ात किसी को नशा करने की तरफ माइल करती है। लेकिन एक दफ़ा जब जिस्म में नशे की बीमारी आ जाती है और जिस्म में जहरीले मादे पैदा होने लगते हैं और कोफ्त उठनी शुरू होती है वहाँ से, तो फिर अंदर से जो क्रेविंग आती है नशे की, ये है कि चूल्हा जलने लगे, और अब बाहर से किसी दुख की, किसी वजह की, किसी मौके की ज़रूरत नहीं है, और मरीज़ जो है वो अंदर की डिज़ायर से जो है नशे का तलबगार रहता है, और उसके लिए उसको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। उसको नशा करने के लिए सीक्रेसी चाहिए होती है, उसको दोस्त अहबाब चाहिए होते हैं जो इसकी इस बारे में मदद करें, उसको नशे की एक सप्लाई चाहिए डेली बेसिस पे कि जिस दिन वो नहीं भी नशा करना चाहता उसको करना पड़ता है। तो कितना भी दिलचस्प काम हो, अगर आप 7 डेज़ ए वीक करेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ मुश्किलात पेश आएंगी, और आप चाहेंगे कि किसी दिन वो काम ना भी करें। सर, ये जो नशा करते हैं एडिक्ट्स, इनका नशे के साथ कोई लव हेट रिलेशनशिप बन जाता है? नशे की बीमारी में लव हेट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब नशे की बीमारी नहीं आई होती तो लोग नशा करते हैं, वो अच्छा महसूस करते हैं, नशा उतर जाता है तो वो वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन जब नशे की बीमारी होती है और लोग नशा करते हैं, एक तो उन्हें बेमौका और हर रोज़ और हर जगह
नशा करना पड़ता है अगर वो नहीं भी चाहते, और क्वांटिटीज़ पे उनका कोई इख्तियार नहीं है, और नशे का असर कम होने लगता है। ऐसे वो कहते हैं कई दफ़ा मरीज़ के, जैसे लगता है नशे में बरकत नहीं रही। तो वो इस तरह की बातें भी करते हैं, या कहते हैं कि नशा शायद ये ठीक नहीं है, या इसमें जान के मौके बनाते भी हैं या ढूंढते भी हैं कि वो बस किसी तरह नशा कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जान की किसी से बहस कर लेना, इनिशिएट कर लेना, किसी को इरिटेट करना, फिर लड़ाई हो तो वो कहें कि उसने मुझे ऐसे कहा या स्ट्रेस था तो मैंने नशा कर लिया। कोई बहाना बनाना, जैसे दूसरे लोगों को पहले दावत देना कि वो कोई बेइज्जती करें, और जब दूसरे लोग बेइज्जती करते हैं तो फिर उन्हें गिल्ट होता है, तो वो फिर तावन भी करते हैं, कोई रुपया पैसा भी देते हैं। तो ये एक बड़ी चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ती है नशे के मरीज़ को। फिर एक दिन भांडा फूट जाता है कि जी ये तो बंदा नशा करता है, और फैमिली पर क़यामत बीत जाती है। इससे फैमिली को बहुत ही मुश्किलात होती हैं, और फैमिली जो है अपने रस्म व रवाज के मुताबिक, अपनी समझ बूझ के मुताबिक उससे डील करती है। जो दो ही तरीके हैं, धमकियां देना, बेइज्जती करना, रुकावटें डालना, काबू करने की कोशिश करना, और अपनी कॉमन सेंस के तहत वो मरीज़ के साथ एस्कॉर्ट करना शुरू कर देते हैं उसको, और टोटके इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा लाड प्यार करना, उनकी एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे पैदा आपा के जो टोटके होते थे उनमें जितने टोटके आप ये भी शामिल कर ले, तो हर फैमिली तकरीबन दुनिया भर में एक जैसे टोटके करती है कि कभी मरीज़ पे इनाम व इकराम की बारिश करना, कभी उसको फिर डांट डपट करना, कभी उसको महदूद कर देना किसी जगह, कभी उसकी ठुकाई भी कर देते हैं, और उसके बाद गिल्टी फील करना, और फिर मरीज़ पे कोई अनायात करना। ये इनेबलिंग कहलाती है। मरीज़ को मुश्किल में फंस जाता है, कोई थाने जा फंसता है नशे की पोजेशन की वजह से, तो जाके फ़ौरन ब्राइब करके छुड़ाना, फिर उसकी बेइज्जती करना, फिर उसके साथ वादे वईद का काम शुरू होता है। फिर मरीज़ से वादे लेते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। आप कभी भी किसी मरीज़ से वादा नहीं लेते, आप उसके अंदर इलाज की रगबत पैदा करते हैं। आप कभी किसी मरीज़ को जिसे खांसी आ रही हो, आप ये नहीं कहते कि तुम खांसी मत करो, वादा करो कि अब खांसी नहीं करोगे। हाँ, या वादा करो कि अब खांसी नहीं करोगे। तो आप उसे कहते हैं कि जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, आप उसे भी नहीं कहते कि तुम अपना ब्लड प्रेशर कल से बिल्कुल ठीक कर लो। तो अगरचे विल का बीमारियों के इलाज से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन ये काफ़ी लंबी छलांग है जो फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि मरीज़ उनको नशा छोड़ के दिखा दे, तो ऐसा ज़्यादा देर मुमकिन नहीं होता। तो ये कहने की बजाय कि तुम नशा छोड़ो, ये कहना चाहिए कि तुम ट्रीटमेंट सीख करो, तुम इलाज की तलाश में निकलो। फिर उसके लिए ये ज़रूरी है फिर फैमिली इसको बीमारी तसव्वुर करे। फैमिली तो अपने तरीक़ों से उसको कोई ऐसी आदत समझ रही होती है कि जो कोई इसके बस में है, और अगर हम इसकी कमियों को जो कि मरीज़ प्रेजेंट कर रहा होता है बज़ाहिर कि मेरी ज़िंदगी में ये गाड़ी नहीं है या ये नहीं है तो इस वजह से मुझे करने पड़ते हैं, या ये दिला दें तो मैं छोड़ दूँगा, तो फैमिली को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हमारा जो लव वन है वो ट्रैप है ना। जब घर का कोई फर्द एक बात बार बार कह रहा होता है, चूँकि वो फेमिलियर होता है और वो हमें बहुत प्यारा भी होता है, तो जब वो बार बार एक बात कहता है तो हमें वो ठीक लगने लगती है। ये एक बड़ी हमागीर किस्म की बीमारी है। आप यूँ समझें कि नशा करने का ताल्लुक तो माहौल से है कि आप किन लोगों से उठते बैठते हैं, लेकिन नशे की बीमारी आएगी कि नहीं आएगी इसका ताल्लुक जीन से है। जैसे डायबिटीज़ में होता है कि अगर कोई नशा करेगा तो फिर जीन्स अगर नशे की मौजूद हैं तो आप समझें कि फिर नशे की बीमारी की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जिस्मानी मसाइल भी होंगे, ज़हनी मसाइल भी होंगे, और लड़ाई झगड़ा भी होगा। अगर तालिब इल्म है तो पढ़ाई से फारिग हो जाएगा, या कारोबार वाला होगा तो कारोबार तबाह हो जाएगा, क्योंकि कारोबार चलाने के लिए जिस किस्म के इक़दामात की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, वो कर नहीं सकता। तो एक बर्बादी का बड़ा वाज़ेह सा स्ट्रक्चर नज़र आता है, हर चीज़ शिकस्ता होती हुई नज़र आती है, लेकिन मरीज़ नहीं मानता क्योंकि हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है, स्लो मोशन में हो रही होती है, और सब लोग उसके लिए कुछ और वजूहात तलाश कर रहे होते हैं कि अगर ग्रेड्स ख़राब हुए हैं तो उसकी कोई और वजह ढूंढी जाएगी, या जो वजह मरीज़ बता दे। कारोबार तबाह हो रहा है तो उसकी बिल्कुल एक मुख्तलिफ वजह ढूंढी जाएगी और हकीकत से आंखें चुराई जाएंगी। और फैमिलीज़ कई साल तक जो जद्दोजहद करती हैं
बाहर की मदद लिए बगैर, क्योंकि बहुत शेम होती है घर की बात बाहर नहीं निकालनी, तो फैमिली जो इकदाम कर रही होती है तो वो कहते हैं उल्टी हो गई सब तदबीरें। तो फिर कहीं जाके फैमिली इतनी तकलीफ़ में होती है कि वो घर की बात को बाहर निकालते हैं, फिर गूगल पे जाते हैं, कोई यूट्यूब पे जाते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, फिर कुछ इलाजों के बारे में पता करते हैं, फिर हिम्मत पैदा करके किसी दिन फैमिली आगे बढ़ती है और इलाज का सिलसिला शुरू होता है। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि इलाज है क्या जी। उनका ख्याल होता है बुनियादी कि कुछ अर्सा मरीज़ अगर नशे से दूर रहेगा तो समझो कि बेड़ा पार है। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। नशे से महज दूरी कुछ अर्से तक या बहुत अरसे तक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि मरीज़ का जो सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली मेलवेयर बन चुका होता है, वायरसेस हैं उसमें, तो वो उसको बदलने की ज़रूरत होगी, उसकी आदतें बदलने के लिए उसको मदद की ज़रूरत होगी, फैमिली की बहुत हेल्प चाहिए होगी। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फिर उसकी नैया पार लगाई जाए। बिल्कुल ठीक है। और फ़िलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब पलट के आएंगे तो देखेंगे कि मूर्द इल्ज़ाम फैमिली कितनी है, मरीज़ कितना है, या ये बीमारी जो है जिसको डॉक्टर साहब ने कहा कि मक्कार भी है और अय्यार भी है, इसको कैसे थामा जाए, इसकी रोकथाम कैसे की जाए। राइट आफ्टर द ब्रेक। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट दैट his family meets him often enough, because going through rehab is not easy for him. I have seen all over the world that the meetings of the family with the patient while he is in the rehab is usually a nightmare. Some treatment centers opt the policy of not letting the family meet the loved one for the first month. It is now a routine. Yes. And that every patient who is admitted in Willing Ways has a meeting with the family the very next day. And these touch and go meetings are actually 12 in number, and we conduct these meetings in first 15 days, and then there are supervised meetings, and we start moving to the next goal, which is intervention data presentation. The touch and go meetings are usually conducted in patient's room, and the family is not supposed to sit during the touch and go meetings. Sometimes in these touch and go meetings you'll see a storm of emotions coming from patients. Family can suggest that you can ask your counselor or your doctor, and they are going to help you in this regard. It is a therapeutic meeting. We need to see the interaction of the family with the patient. Rather, it is a family disease, and we can see the elements and the ingredients of this illness in the family also. The last and the final thing that they have to communicate is that they are going to help him in only one thing, and that is getting rid of the drugs and having an abstinent and sober life. We have to believe that our loved one wants to quit, but he is helpless and he is hopeless at the same time. So we have to provide him help and the hope. So our policy in Willing Ways is to be open, be honest, and be to provide him help and the hope. So our policy in Willing Ways is to be open, be honest, and be transparent. Ultimately, we see honesty is the best policy. It works very quickly, and there is a therapeutic change very quickly in the patient. वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर सदाकत, हमारे पास सवालात काफ़ी हैं। प्रोग्राम का नाम भी है यू आस्क्ड फॉर इट, और हम नशे की बीमारी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें फैमिली का क्या रोल होता है। डॉक्टर साहब, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि नशे का मरीज़ जो है वो पार्टी में या एंजॉय करने के लिए शुरू करता है। क्या नशे का मरीज़ इसको जब शुरू करता है नशा, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, गम होते हैं, दर्द होते हैं, कोई इस तरह के जिनको वो नशे में डुबोने की कोशिश कर रहा होता है, कोई इस तरह के भी मामलात हो जाते हैं? ये पुरानी बातें हैं, जैसे पहले फिल्मों में दिखाते थे देवदास या कोई इस किस्म के दुखों की वजह से, तो या शायर लोग भी बाज़ औक़ात ऐसी बातें करते थे शराब के हवाले से। ये दुरुस्त नहीं है। ये बहुत हद तक तो अब कल्चर का हिस्सा है। यूनिवर्सिटीज़ में जो तलबा पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके साथ भी ये मामलात बहुत होते हैं। इम्तिहान का दबाव है या कोई
ब्रेकअप हो गया है या इस तरह की कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो उनको भी मसाइल होते हैं, टेंशनें होती हैं। और 21वीं सदी में ज़िंदगी गुजारना थोड़ा स्किल्स मांगता है, यानी 20वीं सदी की स्किल्स के साथ आप 21वीं सदी में कंफर्टेबल नहीं हो सकते। आप बेचैन होंगे, आपको हर रोज़ कोई नए डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी अपनी ज़िंदगी में भी और इर्द गिर्द के माहौल में भी, और आपको तेज़ी से एडजस्ट करना पड़ता है। पहले ज़िंदगी बड़ी स्लो थी, आप किसी से कोई गिला शिकवा होता था, आप उसे एक लंबा सा ख़त लिखते थे और ख़त अभी उधर भी नहीं पहुंचा होता था और आपका गुस्सा ठंडा हो जाता था। लेकिन अब SMS जा रहा है और फ़ौरन जवाब आ रहा है और बिल्कुल जलती पर तेल का काम हो रहा होता है, और घरों में भी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उलझते हैं चूँकि शिकायतें बहुत होती हैं। हमें कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना होता है जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते, चूँकि हम फोर्स ही नहीं करते चीज़ों को, मुस्तकबिल में नहीं झांकते, जिसे कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड आपकी ज़ुबान में। हमारी एक सलाहियत होनी चाहिए कि हम मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ झांक सकें। मुकम्मल तौर पर तो हमारे पास ऐसा कोई प्याला नहीं है जिसमें पानी में हम देखें तो हमें मुस्तकबिल का सारा नक्शा नज़र आ जाए, लेकिन अगर हम अपनी थोड़ी ट्रेनिंग कर लें तो हम काफ़ी चीज़ों को वक्त से पहले महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी एंटिसिपेट कर सकते हैं। और अगर हम चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहे हों तो हमें घबराहट नहीं होती, लेकिन अगर हम चीज़ों को देख ही ना सकें कि क्या होने वाला है तो फिर बड़ी एप्रीहेंशन होती है कि पता नहीं ये होगा कि पता नहीं वो होगा। इस हवाले से अगर हम अपनी ग्रूमिंग ऐसे करें कि हम अंदाज़े लगाएं, मिसाल के तौर पर टेलीविज़न पे रोज़ाना ख़बरें आती हैं, तो वो जब ख़बर पहली दफ़ा अनफोल्ड होती है तो फिर हम अंदाज़े लगाएं कि आगे अब ये ख़बर क्या शक्ल इख्तियार करेगी, क्योंकि हर रोज़ वो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, एडिशन हो रही होती है, ख़बर अनफोल्ड हो रही होती है और आखिरकार सच खुल के सामने आ जाता है। तो अगर आपने उसमें संजीदगी से दिलचस्पी ली थी और आपने अंदाज़ा लगाया था कि कल अब ये ख़बर ये शक्ल इख्तियार करेगी और परसों ये होगा और अंजाम कार ये होगा, और अगर आपका ख़्याल दुरुस्त निकलता है तो ये रिवॉर्डिंग है, अगर आपका ख़्याल गलत निकलता है तो ये लर्निंग है। तो दोनों चीज़ें बहुत कारआमद हैं कि आप लर्न करें और आप रिवॉर्ड करें अपने आप को, और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये डॉलर का रेट अब आगे कैसे जाने वाला है, या सोने का रेट कैसे बढ़ेगा या कम होगा, या ये जो ख़बर अनफोल्ड हुई है जिसमें कोई मर्डर हुआ है और कल इसमें से क्या निकलेगा कि कोई फैमिली मेम्बर ही बीच में इन्वॉल्व था। शुरू में लगता है कि कोई डकैती हुई और उसमें मर्डर हो गया। तो रोज़ाना जब आप इन तजर्बात में से गुज़रते हैं और आप 5 सेंसेस को बहुत इस्तेमाल करते हैं तो फिर छठी हिस्सा आपकी डेवलप होना शुरू होती है। और प्रिडिक्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा करती हैं। जैसे अगर आपको पता हो कि जो आने वाला इम्तिहान है उसमें से कौन से 6 सवाल होंगे, तो फिर आप बहुत नुमायाँ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो नशे की बीमारी में भी चंद सवाल होते हैं जो फैमिली को पता होना चाहिए कि अब क्या होगा। सर इस तरह अक्सर इस तरह होता है कि फैमिलीज आती हैं तो आके कहती हैं कि हमारी तो नस्लों में कभी किसी ने नशा ही नहीं किया, या हमारे जितने भी जानने वाले हैं उनमें से कभी किसी ने नशा नहीं किया, ये पता नहीं कहाँ से नशे पर लग गया है या लग गया है। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि जीन्स का क्या रोल? देखिए, नशा करना और नशे की बीमारी बिल्कुल अलग चीज़ है। किसी फैमिली में किसी ने नशा नहीं किया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनको पता नहीं था कि उनके आबा अजदाद में किसी ने नशा नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी फैमिली में किसी ने नशा ही ना किया हो। और जीन्स में नशे की बीमारी होना एक मुख्तलिफ चीज़ है। फ़र्ज़ करें किसी की जीन्स में नशे की बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नशा करेगा। हो सकता है वो सारी ज़िंदगी नशे के बगैर गुजरे और जीन्स अगली जनरेशन में चली जाए। जैसे डायबिटीज़ में होता है, अगर ख़ानदान में बहुत से डायबिटीज़ के मरीज़ हों और आप बचना चाहते हैं तो आप अपनी जीन्स को बीट कर सकते हैं। आप खाने पीने में एहतियात करके, स्ट्रेस मैनेज करके, कोई फ़िज़िकल एक्सर्शन करके आप अपने आप को दिल की बीमारी से या डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे जीन्स में नशे की बीमारी है,
तो हम कुछ ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिससे कि हमें नशा करने की ज़रूरत ही कभी ना हो, और जब हम नशा ही नहीं करेंगे तो फिर नशे की बीमारी भी नहीं होगी। सर ये तो लाजमी एक चीज़ अभी जो आजकल के हम दौर की और जनरेशन की बात करें तो ये जो स्किल्स जो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि टीनेजर्स को कोई स्किल सिखा देनी चाहिए ताकि इस तरफ उनका ध्यान ही ना आए, क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम्स टीन एजिंग की जो उनको डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए उनके पास पहले ही कोई टूल किट में चीज़ें मौजूद हों, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है या। देखिए, मैं पिछले 50 साल से तकरीबन सोसाइटी के बदलते हुए माहौल को देख रहा हूँ। 1960 में ऐसा बहुत कम सुनने में आता था कि स्टूडेंट्स नशा करें जी, जी। या कारोबारी लोग नशा करेंगे। अब ऐसा बहुत देखने में आ रहा है कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी निस्बत जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके अंदर नशे के रुझानात ज़्यादा हैं, या जो बड़े नुमाया मकाम रखने वाले लोग हैं सोसाइटी में उनके अंदर नशा भी कई गुना ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, लॉयर्स या जर्नलिस्ट या पायलट्स, सेलिब्रिटीज़ और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पुलिस में आला ओहदों पे फाइज हैं, या जो फोर्सेस में लोग हैं वो भी, या जो अदलिया में लोग हैं जो कि लोगों की किस्मतों के फ़ैसले करते हैं, तो देखने में आया कि नशे का रुझान मुमताज़ तबकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि ऐसे लोग जो नुमाया ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और उनको नहीं पता कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, तो फिर वो एक शॉर्टकट ये ढूंढते हैं कि कोई नशा कर लिया, कोई टैबलेट खा ली, कोई शराब पी ली किसी के मशवरा देने पे या किसी तरह। तो ये एक जुगाड़ है, कहते हैं ना जुगाड़ में बिगाड़ है। टीनेजर्स जो हैं वो इसलिए अब ज़्यादा नशा, एक तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, अक्सर सिंगर्स बहुत ज़्यादा इस तरह के गाने आ रहे हैं जिसमें दे टॉक अबाउट ड्रग्स ओनली। उसके अलावा मूवीज़ बहुत ज़्यादा दिखाती हैं कि पार्टी करना या इन्जॉयमेंट जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड है, अल्कोहल हो गई या कोई भी और ड्रग्स हो गए। तो जो पहले इस तरह होता था कि यूनिवर्सिटी में शायद कभी जो स्टूडेंट्स करते थे, अब स्कूल में 6-7 क्लास के बच्चे सिगरेट से इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं और बाय द टाइम वो कॉलेज जाते हैं तो वो हैश पे आ जाते हैं या अल्कोहल पे आ जाते हैं। तो उनका डेफिनेशन चेंज हो गया है। मैं बिल्कुल एग्री करूँगी मिस मनहल की बात से कि बच्चों का ड्रग के इस्तेमाल के बारे में डेफिनेशन ही डिफरेंट है, यानी उनको लगता है व्हाट्स अ बिग डील, वो सेलिब्रेशन के उसमें। देखिए, पहले मुआशरे में चरसी का लफ्ज़ जो है बड़ा लुक डाउन अपॉन था। अब जो लोग चरस पीते हैं वो बड़ा फख्र करते हैं, इसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो नहीं करते वो अब उनको वो ऐसे होता है अपोलोजेटिक से होते हैं कि जैसे जो लोग शराब नहीं पीते तो वो ऐसे जाहिर कर रहे होते हैं कि ये उनका कोई कसूर है। उनका कोई पर्टिकुलर नाम भी है, अभी मेरे जहन में नहीं है, जो लोग यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल कॉलेजेस में नहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते। तो फीमेल्स को पहले ये होता था कि जो लोग नशा करते हैं सोसाइटी उनको राइट ऑफ कर देती थी, यानी पिछली सदी के मिड में नशा करने का मतलब है कि अब आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा जी, और आपको फारिग समझा जाएगा। लेकिन अब नशे की बीमारी उन लोगों में आ गई है जो कि मुआशरे के धागों को लेके चल रहे होते हैं, जो मुआशरे को चला रहे होते हैं। आप नुमाया लोगों में 60-70% नशे के इस्तेमाल और बीमारी जिससे पैदा होती है वो मामला देख रहे होते हैं, और यानी लोग बड़े बड़े ओहदों पे फायज होते हैं। और एक नई चीज़ सामने आई है, फंक्शनल एडिक्ट, फंक्शनल अल्कोहलिक। हालांकि ये एक मिसनोमर है, वो जो फंक्शनैलिटी को बूस्ट करते हैं वो उनका कोई मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं जाहिर होता, तो वो मिनिमम होता है। उनको पता ही नहीं होता कि अगर वो नशा ना करते तो उनकी फंक्शनैलिटी कितनी आला होती। और मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जो कि फंक्शनैलिटी में बहुत ऊंचे थे, फिर नशा करने लगे और फिर उनकी फंक्शनैलिटी नीचे आई, लेकिन उनकी जो साबका मोमेंटम थी उसकी वजह से लोग उन्हें वैसे ही मुकाम दिए रखा लोगों ने। जैसे बड़े बड़े मुमताज़ शायर हैं जिन्होंने अपनी उम्र के आखिरी 20-25 साल में कोई शायरी नहीं की, लेकिन पिछली शायरी से गुजारा वो करते रहे। और मुआशरे में जब
मुमताज़ लोग नशे की बीमारी का शिकार होते हैं तो नौजवानों को बहुत गलत मैसेज मिलता है, उनको लगता है ये मैंडेटरी है, if you have to वो do एक something। रिवर्स नतीजा निकालते हैं कि शायद इनकी जो कामयाबी है या जो इनकी अचीवमेंट्स हैं वो नशाबाजी की मरहून मिन्नत है। Yes। जबकि नशाबाजी जो है मुमताज़ लोगों ने बाद में शुरू की होती है और पहले वो मुमताज़ होने का सफ़र कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अभी कुछ भी नहीं बने, यानी स्टूडेंट्स, और वो नशा कर रहे हैं और ड्रॉप आउट हो जाते वो हैं। एग्जाम्स देने के लिए स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे होते हैं। और दूसरे ये कि अक्सर जो लोग हैं वो ये नशा करते हैं ताकि वो कोई बहुत अच्छा काम कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल कोई आर्टिस्ट है तो वो नशा करेगा, कोई स्टिमुलेंट यूज़ करेगा तो उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी बने। और फिर वो नशा इसलिए नहीं छोड़ते कि उन्हें लगता है कि अगर हम नशा छोड़ देंगे तो हमारी वो एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गियाँ अगर अपने आप को ही दाव पे लगा देंगी तो उससे तो काम नहीं बनेगा। ये जो तलबा में एक ट्रैप है कि सारा साल ना पढ़े और इम्तिहान के नज़दीक कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें जिनसे पढ़ने में मदद मिलती है या याद रखने में मदद मिलती है, पर इसमें रिटेनिंग पावर कोई नहीं होती है। ऐसे लोगों को अमली ज़िंदगी में आके मैंने बेकार होते देखा है। और ये जो स्टूडेंट्स में होता है कि हमने टॉप करने, टॉपर्स की रेस होती है, 2-4 स्टूडेंट हैं, वो उनका बड़ा आपस में दरानी जेठानी जैसा रिश्ता होता है, हर वक्त वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। ये सब हमाकतें हैं। आपको बिल्कुल टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे तालिब इल्म हो, सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो और आपको दुनियादारी की भी समझ बूझ हो तो कामयाबी इससे मिलती है। लेकिन स्टूडेंट का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट और इवन टीचर्स भी समटाइम ऐसा फीडबैक कर रही होते हैं कि ए लेने के लिए आप मतलब उन स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा होता है फ्रॉम द टीचर साइड और उनको कंपैरिजन में लाया जा रहा होता है कि वो बिल्कुल सही नुक्ता उठाया कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में तलबा नशा कर रहे होते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की तरफ से ये इशारे मिल रहे होते हैं, क्योंकि टीचर्स खुद भी नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या नशे के मरीज़ होते हैं। दोनों सूरतों में तलबा को रॉन्ग मैसेज जाएगा क्योंकि टीचर्स का हमारी ज़िंदगी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। हमारा जो एक स्टूडेंट होने की जो हमारी एज है उसमें हमारे लिए सब कुछ रोल मॉडल हमारा टीचर होता है। फैमिली प्रेशर भी होता है सर, कुछ लोगों की फैमिली में वो कहते हैं आपके सारे दूसरे बहन भाई कितने अच्छे मार्क्स लेते हैं, आप नहीं लेते या आप नहीं लोगे, तो वो उनके रिजल्ट पे उनको कंडीशनल हो जाता है उनका प्यार। इस तरह दुनिया फिर नए सिरे से तेज़ी से बदल रही है। जैसे कोई वक्त था कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते ही नहीं थे तो दुनिया बड़ी पसमानदा थी। फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आई और दुनिया एक दर्जा एकदम बुलंद होकर तरक्की की जानब गामजन हो गई। और फिर जब टू मच एम्फेसिस दे दिया गया ये तालीम को जो दरसगाहों से मिलती है और जो तालीम अंदर को रोशन करती है उसको इग्नोर कर दिया गया, तो उसके बाद मनफी नताइज सामने आने लगे। और अब फिर एक दफ़ा नए सिरे से ख्याल आ रहा है कि तालीम व तरबियत जो किसी दरसगाह में मिलती है वो भी अहम है और उसकी एक सोर्स गूगल और इंटरनेट और यूट्यूब और इस तरह की चीज़ें हैं जहां आपको बहुत ही कारआमद इंफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट स्पैन में मिल जाती है, बहुत थोड़े वक्त में मिल जाती है। लेकिन दुनियादारी या समझ बूझ, इसके लिए हमें इक़दामात नए सिरे से करने की ज़रूरत है कि करिकुलम में इन चीज़ों को शामिल किया जाए कि जो लोग भी प्रोफेशनल बन रहे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर बन रहे हैं या लॉयर बन रहे हैं, अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें जिन स्किल्स की ज़रूरत है वो उनके करिकुलम में शामिल करें। वरना अगर वो PhD भी कर लेंगे या टॉप भी कर लेंगे और अमली ज़िंदगी में वो एक इबरत का नमूना होंगे तो इससे भी तालीम की तरवीज पे बहुत बुरा असर। मिस मनहन ने बहुत से सवाल कर लिए और अभी मज़ीद भी करेंगी। मिस जो है शुमाइला उन्होंने भी बहुत हिस्सा लिया और मिस जो है आपके पास मिस रमशा बहुत सवाल हैं, मगर अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब पलट के आएंगे तो इन तमाम सवालों से पहले सवाल मैं करांगा। जब एक चीज़ रूटीन हो जाएगी और आप पहले दिन सैंपल मांगेंगे तो यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ मसला होगा, फिर दूसरे दिन भी होगा, फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद
वो मामला सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। महीने बाद वो एक रूटीन बन जाएगी। जब तक यूनिवर्सिटी के टीचर्स खुद आगे बढ़ के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार नहीं करेंगे और खुद अपने यूरिन सैंपल नहीं देंगे, तब तक स्टूडेंट्स भी रिलक्टेंट होंगे। लेकिन जैसे अगर आप रोज़ाना 10 स्टूडेंट का यूरिन सैंपल लेंगे, तो अगर आप 100 टीचर्स में से एक को वॉलंटियर करने के लिए कहें, स्टूडेंट्स के जो सैंपल है वो रैंडम होंगे, तो टीचर्स के सैंपल जो होंगे वो वॉलंटरी होंगे, और स्टूडेंट्स ये फिनोमेना देखेंगे कि तुमने सैंपल दिया है जो कि क्लियर निकलेगा, और उस पर आपको कोई रिवॉर्ड, कोई शाबाश, कोई शील्ड मिलेगी। जो बुनियादी शर्त है कि किसी भी काम में जो रिस्पेक्ट है, जो ह्यूमन नीड है, वो कायम रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितनी भी आप एहतियात करें, जिन लोगों के यूरिन्स पॉजिटिव आएंगे तो कुछ ना कुछ स्टिग्मा तो उस पर अटैच होगा। फिर जो करता है सो भरता है। उनको यूरिन चेक करने के बाद अगर उसमें ड्रग पाई जाती है तो कोई पेनलाइज नहीं किया जा रहा, कोई सज़ा नहीं दी जा रही, उन्हें मदद फराहम की जा रही है और इज़्ज़त से फराहम की जा रही है, और उनके लिए बहुत आसानियाँ फराहम की जा रही हैं कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को ड्रग से पाक कर लें। मल्टी फेसेटेड अप्रोच होगी जिसके अंदर नाप तोल का निज़ाम साथ साथ चलता रहे, और आपको एग्जैक्टली अदादो शुमार में पता हो कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आप किस जानिब बढ़ेंगे। ये जहन में ख्याल ज़रूर हो सकता है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कि हमारे स्टूडेंट्स का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं वो आ जाइए ख्वातीन हज़रात। मिस रमशा, आपका सवाल तैयार है? भूलना नहीं आपने। एक आध सवाल मैं कर लूँ पहले। मिस आपने खामोश। अच्छा सर, अब मैं 2 सवाल करना चाह रहा हूँ। एक सवाल ये कि जब दर्द हद से गुजरता है तो लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, चोट लग जाती है, ऑपरेशन होना होता है, तो डॉक्टर साहब कोई मॉर्फिन, कोई इसके डेरिवेटिव्स, को ओपियम डेरिवेटिव्स ऐसे दे देते हैं। बच्चों को माएँ जो है खांसी होती थी तो ऐसे शरबत पिला देती थी, कोडीन कफ सिरप। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अगर किसी को ज़हनी दर्द है, किसी को समाजी दर्द है, ब्रेकअप हो गया है, उसकी महबूबा रूठ गई है या कोई रिश्ता टूट गया है, तो क्या मोज़ाइक है सर उसमें? अगर ले वो कोई ऐसी चीज़, तो वो ज़रूरी है कि वो एडिक्ट बन जाएगा? ये मेरा एक सवाल है सर। दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका में फैमिलीज़ जो हैं, ऐसी बहुत सी अब फैमिलीज़ आने लगी हैं जिनमें मियाँ बीवी एक दूसरे की पुष्टपनाही करते हुए ओपियम या इस किस्म की अद्वियात या सॉलिड नशे इस्तेमाल करते हैं, और उनके बच्चे भी होते हैं, और उनको बच्चों की जब वो अपने हाई में होते हैं कोई परवाह नहीं होती। तो क्योंकि हम फैमिली के मुतल्लिक ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये 2 सवालात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, वो जो मियाँ बीवी का आपने कहा कि दोनों ही नशा करने लगते हैं, तो वो तो वही बात हुई कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो ये यहाँ भी अब बहुत देखने में आ रहा है, फ्रीक्वेंटली देखने में आ रहा है कि खामद बीवी को भी दावत दे देता है, या बीवी कहती है कि अच्छा तुम नशा करोगे तो फिर हम भी करेंगे, तो वो कहता है करो बेशक, क्योंकि जो नशा करता है वो ट्रूली उस पर ईमान रखता है और उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी भी नशा करे या उसका कोई दोस्त नशा करे या उसकी औलाद नशा करे। वो दूसरे लोगों की तरह इस चीज़ को नहीं देख रहा होता, वो उस पर यकीन रखता है और बड़ा पॉजिटिव यकीन रखता है, अगरचे वो उसकी ज़िंदगी नुकसानात से भरी हुई होती है। और वो जो आपने कहा कि जो अद्वियात मेडिकल स्टोर से मिलती हैं वो भी नशे की बीमारी पैदा कर सकती हैं। ये कोई लाजिम नहीं है कि नुस्खा किसी डॉक्टर ने लिखा है तो उससे नशे की बीमारी नहीं हो सकती। एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं, जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं या सिंथेटिक नारकोटिक्स हैं, तो बहुत बड़ा मसला दुनिया में बना हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से एडिक्शन में जाना, और एक बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज में ये नशे की ख़रीदो फ़रोख्त फिर होती है मेडिकल स्टोर पे खड़े होके। सर प्रिस्क्राइब करवाते हैं लोग मेडिसिन, ये यानी अमेरिका जैसे मुल्क में भी बाकायदा प्रिस्क्राइब करवा कर कई डॉक्टर्स पे जाके हर एक से प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं एज इफ के मिलने में जाहिर करके कि किसी और से नहीं ली। तो
डॉक्टर शॉपिंग। अच्छा, डॉक्टर्स को वर्गलाया भी जा सकता है कि सर मैंने बड़ा मसला है, देखो है प्लीज़? डॉक्टर बड़े मासूम होते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादातर डॉक्टर आपकी तरह नहीं होते, ज़्यादातर डॉक्टर बड़े मासूम होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मरीज़ जो कहते हैं वो बात मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर का काम है कि वो समझ बूझ से काम ले और कोई भी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन जो मरीज़ के नुकसान में जा सकती है उससे इज्तनाब करें, और ऐसी तमाम प्रिस्क्रिप्शन जिसमें नशा आवर केमिकल्स होते हैं उसमें एक सेफ्टी फैक्टर डालना ज़रूरी है, और ऐसी अद्वियात शामिल करना बहुत ज़रूरी है कि नशे का मज़ा किरकिरा हो जाए, आपका दर्द ठीक हो जाए। अगर किडनी में दर्द हो रही है और नारकोटिक का टीका लगा है तो आपका दर्द ठीक हो जाए, लेकिन मज़ा ना आए, क्योंकि ऐसे इंजेक्शंस जो नारकोटिक्स होते हैं जब किसी दर्द के लिए लगाए जाते हैं तो पहले दर्द ठीक होती है फिर मज़ा आता है। तो उस मज़े को किरकिरा करना बहुत ज़रूरी है कि दर्द ठीक हो लेकिन मज़ा कतई ना आए। और बेंजोडाइज़ेपिन्स के लिए ये जो वैलियम ज़ैनिक्स लोग पिल पॉपिंग करते हैं, इसमें भी और खांसी के शरबतों में भी मज़ा किरकिरा करना ज़रूरी है कि डॉक्टर सिम्टम या साइन का इलाज करे, मरीज़ों के मज़े के लिए साकी का रोल ना पकड़ ले डॉक्टर। आपने बात की थी शेम की, कि कैसे शेम एक फैक्टर बनता है कि फैमिलीज एक्सेप्ट ही नहीं करती कि उनका बच्चा नशे की बीमारी में फंस गया है। क्या यही शेम डिटर कर सकती है लोगों को कि वो नशे की तरफ ना जाए? देखिए, शेम का जो पहलू है ये इंसान के साथ अज़ल से लगा हुआ है कि इंसान वाहिद है दुनिया में जानदार जिसे शेम होती है। ये जो दूसरे जानदार हैं जो बेलबास फिरते हैं इनको कोई शेम नहीं होती, इनको कोई एहसास नदामत नहीं होता। तो ये जो ज़मीर है जिसे कॉन्शियस कहा जाता है, जो सेल्फ इमेज की बात है, तो ये इंसानों के साथ वाबस्ता है, और इंसान ने इस शेम की वजह से बहुत से मामलात में अपनी ज़िंदगी को बदला है। माजी की निस्बत अब लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अब महज़ब तरीक़ों से मामला तय करते हैं। पहले बड़ी छीना झपटी होती थी, लेकिन अब लोग जो है इन चीज़ों का एहसास नदामत के तहत महसूस करते हैं। लेकिन जब एहसास नदामत टू मच हो जाता है तो फिर आप समझें कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, और जब हमें सडनली पता चलता है कि हमारा बच्चा नशा करता है तो हम बहुत शर्म में डूब जाते हैं। एक शेम होती है, क्योंकि हमारा दिल चाहता है कि हम लोगों को बताएं कि हमारा बच्चा जो है उसने गोल्ड मेडल लिया है, उसको फ़लाँ कनाडा की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है, उसने डिस्टिंक्शन लिया है, और उसके कोई कारनामे बयान करने को दिल करता है। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि वो चरस पीता है या नशा करता है और उसके ग्रेड्स नीचे आ गए हैं तो हम शर्म में डूब जाते हैं, और उससे बड़ी कबाहतें पैदा होती हैं। फिर हम इसको सीगाए राज में रखना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों के सामने हम अपने बच्चों के गीत गाया करते थे उन लोगों से मिलना ही छोड़ देते हैं कि वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, और अगर वो पूछें तो फिर हम गलत जवाब देते हैं। और इस चीज़ का नशे का मरीज़ बड़ा फ़ायदा उठाता है। उसको पता होता है कि मैं जो कुछ भी करूँगा वो इस चार दीवारी के अंदर ही रहेगा। और जब हमें ये गारंटी होती है कि स्टेडियम सारा खाली है, देखने वाला तमाशाई कोई नहीं है, तो फिर हम जैसा चाहे खेलते हैं। और घरों में चाहे मियाँ बीवी का आपस का मामला हो या माँ बाप और बच्चों का मामला हो, जब इसे राज में रखा जाता है तो जो गिल्टी पार्टी होती है, जो गलत कार पार्टी होती है, जो पटरी से उतरी हुई पार्टी होती है, तो उसको परवाह नहीं होती कि वो प्रिंसिपल पे चले। फिर वो अपने कानून बनाने शुरू कर देता है, फिर वो अपनी मर्जियाँ चलानी शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि कोई बाहर से नहीं देख रहा। और फैमिली जब उसका नुक्ता नज़र बार बार सुनती है जो गलत होता है, तो फैमिली उस नुक्ता नज़र को सही समझने लगती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसकी साख्त ऐसी है कि कोई चीज़ हमारे सामने दोहराई जाती है तो हमें वो ठीक लगने लगती है। कोई चीज़ बार बार हमारे सामने आती है तो हम उसे ओके का सर्टिफिकेट दे देते हैं। और मरीज़ और घर वालों का जो आपस में ये एक सिलसिला चल रहा होता है, जिसमें यूँ लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक पटरी से उतरा हुआ इंसान, एक फैमिली मेम्बर जो डिफ़ाल्टर है,
जो कामकाज भी नहीं करता या तालीम भी हासिल नहीं करता, कोई फ़राइज़ मनसब भी पूरे नहीं करता, फैमिली में अपना रोल नहीं निभा रहा, लगता है कि ही इज़ द बॉस। वो अपनी मर्ज़ी से चला रहा होता है, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में थल्ले लाता है। तो वो अपनी फैमिली को जिसे थल्ले लगा लेना है तो वो एक बड़ा थॉरोली फैमिली को थल्ले लगा लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो थल्ले कैसे लगाता है। उसके लिए एक बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, वो फैमिली को बार बार वोकली ये कहता है कि ये तुम लोग हो जिनके कुछ कसूर हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरे ये हालात हैं, ये तुम्हारा फलाना कसूर है, तुमने मुझे बचपन में प्यार नहीं किया था, या तुमने कोई गुनाह किया होगा जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, या तुमने मेरे लिए फ़लाँ चीज़ नहीं की, या जो फ़लाँ चीज़ की है इससे मुझे नुकसान हुआ है। और वो एक ब्लेम गेम में आ जाता है और बहुत वोकल हो के अपने माँ बाप के ऊपर वो क्रिटिसिज्म करता है और उनके अंदर गिल्ट इंड्यूस करता है। पहला उसका जो एक फैक्टर है जिससे वो फैमिली को काबू करता है वो है कि फैमिली को गिल्ट देता है। दूसरी बात फिर वो बताता है कि ये जो मैं हूँ, जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं हूँ वो मज़लूम, ये मेरा जो है कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो मुझ पे है, जो बर्बादी है वो मेरे ऊपर है। मेरे हालात देखो क्या है, मुझे आपने तबाह कर दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वालिदैन है जो अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाते हैं, तो आपने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। तो वो कहता है कि मैं विक्टिम हूँ। इसको हम कहते हैं सिटिंग ऑन ए पिटी पॉट। वो हर वक्त मोड पे बैठ के डाउनलोडिंग कर रहा होता है। और तीसरी बात वो ये कहता है कि अब मेरी बातें तुम्हें मानना पड़ेंगी, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारी ऐसी तैसी, देखना मैं क्या करता हूँ, मेरी कभी शक्ल नहीं देखोगे, मैं तो फिर देखना क्या करता हूँ, अगर यूँ ना किया या अगर ये ना किया या वो ना किया तो फिर आपकी खैर नहीं। यानी थ्रेट करता है, इसे हम वीटो थ्रेट कहते हैं कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं फिर कोई कामकाज नहीं करूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, या मैं घर छोड़ के मार दूंगा, मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। थ्रेट करके उनको यरगमाल सा बना लेता है। और फिर आखिरी हर बात तो बहुत ही दिलचस्प है, फिर उनको एक उम्मीद देता है कि वैसे अनकरीब मैं नशा छोड़ दूँगा, वो चिट्टी जुमेरात को और 29 फरवरी को, तो बस मैं ऐसा कर गुजरूँगा। तो फैमिली के लिए ये जो आखिरी निवाला है ये बड़ा दिलकश है कि अच्छा कह तो रहा है ना, फैमिली में से कोई बोलता है कि कह तो रहा है ना कि छोड़ देगा, अब उसके पीछे ही पड़ गए, बच्चे की क्या जान लोगे। तो बीच में कोई ना कोई ज़रूर होता है जो इस मौके पे रेस्क्यू करता है उसको। तो ये चार चीज़ें जो कंबाइंड इफेक्ट है कि मेरा कसूर नहीं, ये जो पिछली हुकूमतें हैं ये उनका सारा किया धरा है, और तबाही बर्बादी मेरे हिस्से में आई है, और देखना मैं क्या करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं। और फिर वो कहता है अनकरीब देखना क्या सब ज़बरदस्त हो जाएंगे, सब हरा ही हरा हो जाएगा, और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि बस मैंने नशा छोड़ देना है। और इन चारों चीज़ों का जो ये जो चना चाट है ना, ये 12 मसाले से भी ज़्यादा मज़ेदार है। और इसके तहत फिर फैमिली कहती है कि हाँ कह तो रहा है ना कि छोड़ देगा, तो ये ज़रूर छोड़ दे। कन्विंसिंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा होती है सर, बार बार फैमिली को वो कहते भी हैं, फिर अपना वादा तोड़ते भी हैं, लेकिन फैमिली फिर भी दे हैज़ टू एक्सेप्ट द एक्सक्यूजेस। ऐसा फील वो पेशेंट्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो ये इतने सारे प्रोसेस में टाइम गेन करते रहते हैं और वो अपने अमाउंट भी बढ़ा देंगे। और फिर उनको अगर फॉर एग्जांपल उन्हें पता है कि मैंने कौन से स्टेप पे वो हार्ड वर्क तो बेचारा कर कोई नहीं रहा होता, तो स्मार्ट वर्क तो फिर वो करेगा जो हार्ड वर्क नहीं करेगा। यानी जो भी वेला बंदा होगा ना उसको आइडियाज़ बड़े आते हैं। आप भी कभी 4 दिन कभी वेले रह के देखें, आपको बड़े नफीस आइडिया होंगे। मैं जब लाहौर से बाहर कहीं दूर अपने कामकाज की जगह से कहीं दूर जाता हूँ, बड़े बड़े आइडियाज़ आते हैं, लेकिन यहाँ कामकाज में उलझे हुए कोई आइडिया नहीं आता। लो जी, आइडिया जमा करने के लिए और सवालात का तांता जारी रखने के लिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पलट के आएंगे तो फिर हम इस प्रोग्राम को अपने मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाएंगे। जितना कोई मॉडर्न शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं
उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान ज़रूर है कि आपको किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले, ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम व तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। ख्वातीन हज़रात, मैं ऐसा करूँगा कि एक फ़र्ज़ी तौर पे एक बोतल मेरी पाम पे है, हथेली पे मैं उसको घुमाऊँगा, जिस तरफ बोतल पॉइंट आउट करेगी वही सवाल करेगा। तो ये मैंने बोतल घुमाई है और ये मिस महानूर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, मैंने फिर घुमाई है, ये मिस मनहल की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो अब सवाल आपने और आपने पूछना। सर, तो आप जैसे बता रहे थे कि फैमिली जो है सॉर्ट ऑफ उनकी बातों में आ जाती है। सर, ऐसी क्या चीज़ें जो फैमिली ना करे कि उनके पेशेंट्स को या लव्ड वंस को ये सहूलत इजीली ना मिले। एंड सेकेंडली से ये भी पेशेंट्स ये कैसे सीख जाते हैं बात कि फैमिली को अपने ऑर्डर्स में कैसे चलाना है। ये रीइंफोर्स होता है बिहेवियर उनके साथ कि वो मानते रहते हैं या वो देखते हैं कि फैमिली केयर कर रही है तो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं अपने। अच्छा, एक तो जो लोग नशे की बीमारी में पड़ते हैं या नशे में पड़ते हैं ये बला के ज़हीन लोग होते हैं, और ज़हीन होना कोई बहुत ये कुछ सही बात नहीं है। मैं बहुत ख़तरे की बात समझता हूँ। अक्सर मैं किसी फैमिली में जाता हूँ तो कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा ज़हीन है, तो मैं कहता हूँ इससे बैड न्यूज़, मतलब ये अब आप इसकी देख लें, खातर करें, इसकी कुछ समझाएं, इसको कुछ, और भी इस पर नज़र रखना पड़ेगी, ये बहुत ख़तरे में है, डेंजर जोन में है। तो एक तो खुद ही ज़हीन होते हैं, दूसरा वो एंटी काउंसलिंग में होते हैं, वो ऐसे लोगों के नरगे में होते हैं जो उनसे आगे होते हैं नशे के मामलात में, और वो गुरु बन जाते हैं और ये चेले बन जाते हैं, और इस तरह वो ऐसी टेक्निक सीख जाते हैं और वालिदैन को कुछ पता नहीं होता, वो किसी से सलाह मशवरा नहीं कर रहे होते, वो एक बबल में ज़िंदगी गुजार रहे होते और वो बार बार या तो उसको बुरा भला कह रहे होते हैं कि तुम नशा छोड़ते क्यों नहीं, उसकी बिस्ती प्रोग्राम चलता रहता है, या फिर उसको कहते हैं अच्छा चलो बिस्ती काफ़ी हो गई, या प्यार करके देखते हैं। तो कभी अनायात होती हैं जिन्हें हम अनेबलिंग कहते हैं, और कभी फिर बुरा भला कहा जाता है, लान तान कहा जाता है, जिसे हम प्रोवोकिंग कहते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन असल बात यह है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसको हम कैसे देखते हैं। तो जब फैमिली बातचीत कर रही होती है तो हम एक नक्शा बना रहे होते हैं, एक जायचा बना रहे होते हैं कागज़ के ऊपर, कि दरमियान में एक गोल दायरा बना लिया तो उस पर लिखा IP, जिसका मतलब है आइडेंटिफाइड पेशेंट, और सामने माँ बाप बैठे बात कर रहे हैं तो हम दो दायरे बना के वहाँ माँ बाप को सिंबॉलिकली बना देते कि ये माँ है, ये बाप है। और अगर कोई पेशेंट की बीवी या बच्चे भी हैं तो फिर उनको जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो सामने बैठे होते हैं तो वो पेपर पे वो बनाना शुरू करते हैं। फिर हम पूछते हैं कि फैमिली में और कोई अगर है तो बताइए, मुलाजम कितने हैं,
ड्राइवर है कि नहीं, गार्ड है कि नहीं, मेड, तो सब की पोजीशनें देख लेते हैं। कोई नानी दादी फैमिली में साथ रहती है या नहीं रहती, तो जो जो फैमिली एक्सटेंड होती है तो कोई चचा ताया, कोई फूफा, कोई जो रिश्तेदार जो दिलचस्पी लेते हैं या नहीं लेते, और अगर वो ज़िंदगी के साथ आपके मुंसलिक हैं या नहीं हैं, और फिर कभी पुलिस से वास्ता पड़ा कि नहीं, तो कुछ फासले पे एक पुलिस स्टेशन सा बना देते हैं कि यहाँ भी वास्ता पड़ा था और मरीज़ जा फंसा था और वालिदैन ने ख़ुद उसे छुड़ाया था। या फिर ड्रग डीलर्स कितने हैं जिनसे वो लेन देन करता है अगर वालिदैन के इल्म में हो। स्लिपरी दोस्त कितने हैं जो वालिदैन को बुरे लगते हैं अपने बच्चों के दोस्त, वो सारे स्लिपरी फ्रेंड्स होते हैं जिनको बच्चे कह रहे होते हैं कि नहीं वो बहुत क्लीन है, वो बहुत हाजी है, वो तो कल दाता साहब हो क्या है, अपने दोस्तों की बड़ी तारीफ करते हैं, पाजी होते हैं। हाँ, वो हाजी नहीं पाजी होते हैं वो सारे। अगर आपका बच्चा नशा करता है और नशे की बीमारी में है तो समझिए उसके सारे दोस्त पाजी तो आपको ये यकीन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर वो आपके सामने आके अंकल अंकल आंटी आंटी करता है तो आप उसके रिसेप्शन में बिल्कुल ना आएं और आपको संजीदगी से मामलात को लेना होगा। तो वो सारा जो नक्शा हम बनाते हैं एक्सटेंडेड, उसमें फिर हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं। जो ज़िम्मेदारियाँ सौंपनी होती हैं जो लीड काउंसलर है या कोई और, तो उस मरीज़ के इलाज का जो ताना वाना है वो एक बहुत बड़े कागज़ पे, वो जैसे मैदान जंग का नक्शा नहीं होता, जैसे नशे के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है तो उसमें हम फैमिली की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और हम इलाज करने वाले भी एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलती हैं, यानी दो जम हो जाती है। ये एक तरह से ये धड़ा बन जाता है जिन्होंने मरीज़ की ज़िंदगी बचानी है। तो फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक ब्रेड विनर होता है, कोई फैमिली का वो सरबराह बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात दूसरे लोग होते हैं। और फैमिली में होता है कि किसका क्या रोल है, किसने अभी पढ़ना लिखना है, किसने अभी खिलौनों से खेलना है, किसने घर का निज़ाम संभालना है, किसने किचन संभालना है या दीगर चीज़ें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी एक तंजीम होती है जिसमें बड़े डेंट पड़ गए होते हैं। और आपके पास आते हैं इलाजगाह में, तो इलाजगाह की एक तंजीम है जो कि अपने आप को ओवर द टाइम ऑर्गेनाइज़ कर रही होती है। जैसे विलिंग वेज है तो पिछले 41 साल में हर रोज़ ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ करना, एलिवेट करना और दुनिया भर की रिसर्च से फ़ायदा उठाना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल जाते हैं तो वो एक बहुत ही नुमायाँ रोल कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली के पास एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है मरीज़ के साथ, लेकिन एक्सपर्टीज़ नहीं होती। वो बहुत ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो काम नहीं कर रही होती। और ऑर्गेनाइजेशन का मरीज़ के साथ टू बिगिन विद कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सपर्टीज़ होती है। तो जब एक्सपर्टीज़ और गहरा रिश्ता आपस में मिल जाते हैं तो मरीज़ की ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो ये एक तो ऑर्गेनाइजेशन का सर, ये जो आपने एक्सप्लेन किया है मुझे एकदम ऐसे जहन में आया कि जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत खो देती है और अभी पूरी तरह से डेड नहीं हुई होती, तो एक और ऑर्गेनाइजेशन उसको मर्जर कर मर्जर कहते हैं। मर्जर में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिल के रिवाइवल की तरफ जाते हैं। तो ये इसी तरह का काम है जो एक फैमिली सिस्टम अप्रोच है और एक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है कि जिसमें बहुत से लोग आपके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं कि किसी वक्त एक ना मिले तो दूसरा मिलता है, दूसरा ना मिले तो तीसरा मिलता है, और हर एक का अपना अपना एक रोल होता है। कोई बैटिंग अच्छी कर लेता है, कोई बॉलिंग अच्छी कर लेता है, किसी की फील्डिंग अच्छी है, तो इट्स ए टीम वर्क। इससे टीम वर्क। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ ही फिर एक दूसरा पहलू है कि फैमिली जिसे कहा जाता है वो इंटरडिपेंडेंट होती है। उसमें ये नहीं होता कि एक बंदा जो है वो सारी जिम्मेदारियां उठाए हुए है और दूसरा मज़े लूट रहा है। फैमिली में हमेशा काम की तकसीम होती है। जैसे शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है तो उसमें भी एक मलका मक्खी होती है, कुछ फिर वो शहद इकट्ठा करके बना के लाने वाले होते हैं, तो उसमें एक निकट्टू भी होता है, निकट्टू होते हैं, गार्ड्स होते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से फैमिली में जो इंटरडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो गई होती है। अगर आप एक नशे से मुतासरा फैमिली को देखें
तो आपको बड़ी तेज़ी से अंदाज़ा होता है कि इसमें बड़े डेंट पड़े हुए हैं, इसमें इन्होंने बड़ा सफ़र किया है, इन्होंने बड़ी तकलीफ़ उठाई है। और फैमिली वाले हमें बता रहे होते हैं कि मरीज़ ये करता है, मरीज़ वो करता है, ये दुख देता है, वो दुख देता है, झूठ बोलता है, घर की चीज़ें बेच देता है, यूँ करता है, कभी कभी पुलिस में जा फंसता है, गाड़ियों के एक्सीडेंट करता है। तो फिर करते करते फैमिली को एकदम फील होता है हम अपने प्यारे की कोई बुराइयां कर रहे हैं, हालांकि ये बीमारी की सिर्फ निशानी है। तो एकदम फिर वो उनका दिल चाहता है उसके तरीके। तो वैसे है बहुत अच्छा, मैं कहता है बहुत अच्छा। अभी तो आप कुछ और कह रहे थे। कहते नहीं, हमसायों की बड़ी खिदमत करता है, जितने बाबे हैं उनको सड़क पार कराता है, या कोई इस तरह की कोई बेमानी सी चीज़ कह देंगे कि वो ये करता है या वो करता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि फैमिली अपने लव्ड वन को जो नशा कर रहा है और उनमें डेंट डाल चुका होता है, उसको डिसओन कर दें, ओन करें, या कोई तीसरी राह है? पहले तो मैं बताऊंगा कि फितरी तौर पर क्या होता है। फितरी तौर पर आप यूँ समझे कि 4% फैमिलीज़ हैं जो बहुत माकूल तरीक़ों से, रवैयों से अपने उस लव्ड वन के साथ डील करती हैं, जो कि किसी तरह भी कबाहत का शिकार होता है, चाहे वो नशा हो चाहे कुछ और हो। ये 4% फैमिलियाँ गमो गुस्सा नहीं करती, ये असर्टिव होती हैं, माकूल रवैयों के साथ गोल सेटिंग करती हैं और अपने लव्ड वन को रेस्क्यू कर लेती हैं। 4% फैमिलियाँ बग़ैर किसी आउटसाइड इंटरवेंशन के ये कर लेती हैं। वाह। 16% फैमिलीज़ किसी न किसी तरीके से उससे निजात हासिल कर लेती, हत्ता कि निजात हासिल करने के भी बड़े बड़े तरीके हैं जो कि बज़ाहिर अच्छे भी लगते हैं। जैसे कि एक बंदा जो नशा करता है, जिसके ग्रेड्स नीचे हो गए हैं, उसको पढ़ने के लिए कनाडा भेज दें, चलो जान छुट्टी। तो ये भी चीज़ें चलती रहती हैं। शादी तो कहते शादी कर दो, तो मतलब बाद लोगों का ख्याल है कि शादी किसी चीज़ का इलाज है। तो अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ये जो 16% लोग हैं जो कि मिसमैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये एलिमेंट होता है कि ये ज़्यादा दुख नहीं उठाना चाहते और ये मरीज़ को फिर मजबूर करते हैं कि वो नशा छोड़े। और मरीज़ जो है वो नशा छोड़ने की बजाय बाज़ औक़ात वो घर छोड़ देता है, ड्रिफ्ट वे करता है, वो घर से किसी न किसी तरह दूर होके गुम हो जाता है नशे की ज़िंदगी में और स्ट्रीट एडिक्ट बन जाता है। ये जो स्ट्रीट एडिक्ट है, ये कोई गरीबों के बच्चे नहीं होते या लवारसों के बच्चे नहीं होते, ये भी बड़े ठीक ठाक फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं जो कि सड़कों की धूल की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे ये सड़कों पर ही पैदा हुए। 16% वो होते हैं। 80% होते हैं जो रोग को गले लगा लेते हैं और रोगी हो जाते हैं। नशे की बीमारी पलती रहती है लेकिन मरीज़ घर में ही रहता है और घर वालों पे हावी हो जाता है और एक ऐसी हैसियत इख्तियार कर लेता है जिसके इर्द गिर्द दुनिया घूमने लगती है। और जो इलाज में आते हैं वो इसी ग्रुप में से लोग आते हैं जिनको ये सफ़र करने की ज़रूरत होती है कि वो अपने रवैयों को बदलें, बेहतर बनाएं। तो जो फैमिली में इंटरेक्शन है वो सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर मरीज़ अपने रवैयों से फैमिली को मुतासर करता है, जो फैमिली रोगी हो जाती है, तो फैमिली अपने रवैयों से मरीज़ को मुतासर कर सकती है कि वो सेहतयाब हो जाए। क्योंकि इमोशनल स्ट्रिंग्स अगर मरीज़ पुल कर सकता है तो फैमिली भी पुल कर सकती है, बशर्ते कि उनको पता हो कि कैसे करना है। मरीज़ ये काम स्ट्रीट पे सीखता है, दूसरे एडिक्ट से सीखता है, गुरु लोगों से सीखता है। और फैमिली चूँकि अपने आप को एक एग शेल में ले जाती है, तो फैमिली की जो क्रिएटिव रिसोर्सेज हैं वो भी मुर्दा हो जाते हैं और वो अपने करीब तरीन दोस्तों से भी ज़िक्र नहीं करते, सगे बहन भाइयों से भी ज़िक्र नहीं करते कि वो किस क़यामत में से गुज़र रहे हैं। सो जो इंटरेक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हमारे साथ मिलते हैं तो वो इंटरेक्शंस नए सीखते हैं, लेकिन नए इंटरेक्शंस को सीखने के लिए उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो आप फिर लकी हो जाते हैं। लकी होना यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं और कोई चीज़ आपको करना आ जाती है तो यू गेट लकियर। स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब आपकी चॉइसेस कॉन्शियस हो जाए तो वही आपके इम्कानात बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें
ये है कि हर फैमिली का एक जिसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम होता है, रस्म व रिवाज होते हैं, तरीके होते हैं जिनसे निपटना होता है। हत्ता कि हर फैमिली में कुछ अल्फाज ख़ास होते हैं जो फैमिली मेम्बर ही समझते हैं, बाहर के लोग वो नहीं समझते। कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो फैमिली मेम्बर समझते हैं। नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें फैमिली में चल रही होती हैं। फैमिली इज़ मोर लाइक एक ह्यूमन बॉडी होती है जैसे, तो उसमें जो डिफरेंट लोग हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स प्ले कर रहे होते हैं, उनका डिफरेंट एक रोल है। फिर अगर एक भी ऑर्गन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बाकी सारी चीज़ें भी उससे इफेक्ट नॉर्मली ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ हार्मनी में चल रहे होते हैं, लेकिन जब हार्मनी में नहीं चलते, जब पैंक्रियाज में प्रॉब्लम होता है और डायबिटीज़ होती है, तो अल्टीमेटली किडनी क्यों फेल हो जाती है, आँखों से बिनाई क्यों चली जाती है। तो ये इसलिए होता है कि जब पॉजिटिव एक रीइंफोर्समेंट होती है फैमिली मेम्बर्स की एक दूसरे के साथ, तो वो एक दूसरे को उठा रहे होते हैं, और जब नेगेटिव हो जाती है तो एक दूसरे को गिरा देते हैं। एक ऑर्गन ख़राब होता है तो बाकी भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो फैमिली स्टेबिलिटी जो है वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है, मनफी किरदार अदा करती है हैरत अंगेज़ तौर पर, कि फैमिली के जो रस्म व रिवाज हैं वो जो कई नस्लों से चल रहे हैं, जिन्हें अब बदलने की ज़रूरत है नशे की बीमारी की वजह से, लेकिन फैमिली स्टेबिलिटी कहती है कि नहीं वैसे ही करो। यानी फैमिली स्टेबल, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी क्रिमिनल की मदद करे, लेकिन जब हमारा बेटा नशे की पोजेशन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो हम एक लम्हा देर नहीं लगाते और हम जाके उसको छुड़ाते हैं, चाहे ब्राइब देनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, मिन्नत समाजत करनी पड़े, तो ये हम ऑटोमेटिक करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, यानी जो हमने नस्ल दर नस्ल सीखी होती हैं, तो ये हमारे जो बेहतरीन असूल है वो उनको तोड़ देती हैं। जैसे कि झूठ हम नहीं पसंद करते बोलना, लेकिन जब हमारा बेटा एडिक्ट हो जाता है तो हम बेदरेग झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि झूठ ना बोलना तो अहम है, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर के बारे में खामोशी इख्तियार करना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी चीज़ों की ज़रूरत का तयन करते हुए उसके दर्जे होते हैं कि इस हालत में हम, जैसे वो कहते हैं ना कि नज़ा की हालत में तो हराम भी हलाल हो जाता है। तो जब हमारी फैमिली के अंदर कोई दाग लगता है तो उसको छुपाने के लिए फिर हम सब कुछ कर गुजरने पे तैयार हो जाते हैं। फिर बैग बोरोअर स्टील, किलर बी किल्ड, फिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो फैमिली स्टेबिलिटी है इसको तोड़ने की ज़रूरत है। फिर वो ये भी कहते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो जो स्टेबिलिटी है, जो गलत कायदे कवानीन हो गए हैं हालात बदलने की वजह से, और जो चीज़ें हमने 100 साल से अपने ख़ानदान में सीख रखी थी, अब उनको बदलने का वक्त आ गया है। और उनको बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि जो आदतें हों या इल्लतें हों वो हमारी सेकंड नेचर बन जाती हैं, तो उनको बड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कभी बिल्लियों को आप दूर भी छोड़ के आएँ तो घर आपके पहुंचने से पहले वो वापस पहुंच जाती हैं। तो जिसे हम कहते हैं ना कि जो फैमिली रूल्स हैं उनको रिविज़िट करने की ज़रूरत होती है। और इस ख़ास सिचुएशन में जिसे नशे की बीमारी कहते हैं, हमें बहुत कायदे कवानीन बदलने की ज़रूरत होती है। हमें फिर कुछ टीके लगाने पड़ते हैं मरीज़ को, तो तभी वो नशे से निजात हासिल करता है। और उसके लिए हमें सीखने के अमल में से गुज़रना पड़ता है, जो कि इनफरादी भी होता है और इज्तिमाई भी होता है। नशे की बीमारी में आप सब कुछ इनफरादी तौर पर नहीं सीख सकते थेरेपिस्ट से, आपको एक ग्रुप सेटिंग में सीखने की भी बहुत अशद ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सदाकत और बाकी शुरका जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की, आप सबका बहुत शुक्रिया। वेरी गुड इनपुट। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर सदाकत अली आपसे बातचीत कर रहे थे और हम सब विलिंग वेज में सीखने और सिखाने के अमल से गुज़रते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि इस माशरे में, पाकिस्तान के माशरे में, अगर आपका कोई भी प्यारा नशे की बीमारी में ख़राब हो रहा है, खज्जल हो रहा है, तो द गुड न्यूज़ इज़ कि फ़ैमिली को अब मज़ीद सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। राइट फोरम पे आके आप सीख सकते हैं। जिस तरह अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो इसी तरह से रीहैब सेंटर, अगर आपके मयारात जो हैं, जो इंटरनेशनल मयारात हैं इलाज के, उनको मीट करता है,
तो फिर वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक लिटमस टेस्ट ये भी है कि जो रिहैब सेंटर है, क्या वो आपका प्यारा एडमिशन के बाद आप उससे मिल सकते हैं, जल्द अज जल्द मिल सकते हैं, कितने दिन बाद मिल सकते हैं। तो विलिंग वेज में तो अगले ही दिन आपकी मुलाकात अपने प्यारे से हो सकती है। और थ्रू आउट द ट्रीटमेंट हम ये एंडोर्स करते हैं कि इट टेक्स अ फैमिली टू रिकवर द पेशेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।